नमस्कार। आज हम ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी और इसमें वो जो ईरान ने कतर पर हमला किया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसके पीछे भू-राजनीति क्या है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। और कैसे वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, भारत पर क्या असर है। हाँ बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इन उलझी हुई घटनाओं की तह तक जाया जाए। सही है। तो शुरू करते हैं कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया उसकी फौरी वजहें क्या रहीं, क्या थे वो मुख्य कारण। जरूर। देखिए, अमेरिका के इस कदम के पीछे कई चीजें थीं। एक तो जाहिर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, जिस पर IAEA की भी नजर थी। जी बिल्कुल। IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसने चिंता जताई थी। फिर ईरान पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो क्षेत्रीय लड़ाका गुटों को मदद देता है। जैसे हिजबुल्ला। हाँ, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, येमेन में हूती हैं उनको। अच्छा। और तीसरा, इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए थे। और शक ईरान पर गया। शक गया ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों पर, मतलब सीधे ईरान नहीं, पर उसके इशारे पर काम करने वाले समूह। फिर अमेरिका के अंदर का राजनीतिक दबाव भी था, वो भी एक फैक्टर था। और वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाली बात। हाँ, वो हालिया तनाव का एक बड़ा पॉइंट था। तेल शिपिंग में रुकावट डालने की कोशिशें और कुछ साइबर हमले भी हुए जिनमें ईरान का हाथ होने की बात कही गई। तो अमेरिका का मकसद क्या था? मतलब सिर्फ बदला लेना या कुछ और? नहीं, मकसद ज्यादा बड़ा था। एक तो ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसे कमजोर करना, दूसरा एक कड़ा संदेश देना कि तनाव और ना बढ़े, और तीसरा तेल बाजार में अपना दबदबा फिर से कायम करना। ये वाकई पेचीदा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ईरान ने कतर को क्यों निशाना बनाया? कतर तो अमेरिका का साथी माना जाता है। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा और उलझता है। इसके पीछे कह सकते हैं रणनीतिक जलन और क्षेत्रीय मुकाबला है। जलन किस बात के? देखिए, कतर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा है, अल उदीद। हाँ हाँ, वो तो है। और ईरान देख रहा था कि कतर के रिश्ते इजराइल से, UAE से और पश्चिमी देशों से लगातार बेहतर हो रहे थे। ये बात ईरान को पसंद नहीं आ रही थी। अच्छा, और कोई वजह? हाँ, एक और एंगल है ऊर्जा का, गैस का। गैस मतलब LNG? जी, तरल प्राकृतिक गैस। कतर LNG निर्यात में दुनिया में बहुत आगे है। ईरान भी इस बाजार में है, लेकिन वो कतर से पिछड़ रहा था। तो ये हमला एक तरह से उस आर्थिक खींचतान का भी नतीजा था। तो ये हमला मतलब अमेरिका को एक तरह से परोक्ष चुनौती थी। हाँ बिल्कुल। अमेरिका को सीधी चुनौती नहीं, पर उसके ठिकाने को निशाना बनाकर एक संदेश देना, और साथ ही ये देखना कि खाड़ी के दूसरे देश कैसे रिएक्ट करते हैं। और इस सब का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे क्या असर हुआ? जाहिर है बुरा ही हुआ होगा। असर तो बहुत गहरा था और बहुत तेजी से हुआ। वो जो हुर्मुज जलडमरू मध्य है, हाँ, जहाँ से बहुत सारा तेल गुजरता है। हाँ, दुनिया का करीब 30% तेल वहीं से जाता है। वहां रुकावट आते ही कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। कितने? जो बैरल $75 के आसपास था, वो उछलकर $120 के भी पार चला गया। बाप रे, $120। इसका असर तो हर चीज पे पड़ा होगा। बिल्कुल। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई, बाजारों में अनिश्चितता फैल गई। अमेरिका का डाउ जोन्स हो या भारत का निफ्टी, बड़े बड़े शेयर बाजार नीचे आ गए। लेकिन कुछ शेयर्स बढ़े भी होंगे। हाँ बिल्कुल। रक्षा कंपनियों के शेयर और तेल कंपनियों के शेयर ऊपर गए। लोगों ने थोड़ा सुरक्षित निवेश की तरफ रुख किया, जैसे सोना। कुछ हद तक क्रिप्टो में भी पैसा लगा। और सप्लाई चेन, चीजों की आवाजाही, वो भी बुरी तरह प्रभावित हुई। जहाजों को लंबे रूट लेने पड़े, एयरलाइनों को अपने रास्ते बदलने पड़े। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पर तगड़ा झटका था। इस संकट के बाद क्या दुनिया में नए गुट बनते दिख रहे हैं? मतलब कौन किसके साथ है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि दो खेमे और साफ हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका वाला गुट है, जिसमें अमेरिका, कतर, UAE, इजराइल। हाँ, और फ्रांस, UK जैसे देश भी। इनका फोकस है ईरान को रोकना और तेल बाजार को संभालना। और दूसरा खेमा? दूसरा खेमा ईरान का है, जिसमें रूस और चीन का साथ उसे मिलता दिख रहा है। सीरिया भी है, और शायद तुर्की भी इसी तरफ झुके। अच्छा, तुर्की भी? हाँ, संभावना है। इनका एजेंडा पश्चिम विरोधी रणनीति और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाना है। और भारत जैसे देश, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका? ये देश थोड़ी मुश्किल स्थिति में है। शायद ये तटस्थ रहने की कोशिश करें, या फिर बहुत संभल कर पूरब की तरफ, मतलब चीन रूस वाले खेमे की तरफ थोड़ा झुकाव दिखाएं।
बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे इनको। अब आते हैं भारत पर। हमारे लिए संकट के क्या मायने हैं? क्या असर पड़ेगा हम पर? देखिए, भारत के लिए स्थिति आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहली बात तो तेल की कीमत। हाँ, हम तो अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल बाहर से मंगाते हैं। बिल्कुल। तो तेल महंगा होगा तो यहाँ महंगाई बढ़ेगी, हर चीज महंगी होगी। और वो चाबहार बंदरगाह का क्या होगा? वो तो हमारे लिए बहुत अहम है। हाँ, चाबहार परियोजना पर असर पड़ सकता है। वो ईरान में है और मध्य एशिया तक हमारी पहुंच के लिए जरूरी है। तनाव बढ़ेगा तो वहां काम करना मुश्किल होगा। और व्यापार पर? जहाजों का बीमा महंगा हो जाएगा। इससे आयात और निर्यात दोनों की लागत बढ़ जाएगी। शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कूटनीतिक तौर पर भी मुश्किल होगी, है ना? क्योंकि हमारे रिश्ते तो अमेरिका और ईरान दोनों से हैं। जी, यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत को बहुत महीन संतुलन साधना होगा। किसी एक का पक्ष लेना मुश्किल होगा। लेकिन क्या इसमें भारत के लिए कोई अवसर भी है? हाँ, कुछ अवसर भी हो सकते हैं। जैसे दुनिया में हथियारों की मांग बढ़ सकती है, तो भारत अपना रक्षा निर्यात बढ़ा सकता है। अच्छा। और अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है, तो वहां से विदेशी निवेश हटकर भारत जैसी स्थिर अर्थव्यवस्थाओं की तरफ आ सकता है। तो कुछ मौके भी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ ईरान अमेरिका का झगड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक वैश्विक, मतलब पूरी दुनिया को हिलाने वाली आर्थिक और रणनीतिक घटना बन गई है, जिसके असर शायद लंबे समय तक दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। कई सवाल उठते हैं। जैसे कि क्या ये जो संघर्ष है, ये दुनिया में शक्ति संतुलन बदलने की रफ्तार को और तेज कर देगा? मतलब क्या अमेरिका का दबदबा कम होगा? या फिर क्या खाड़ी के इलाके में हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो जाएगी और ज्यादा सैन्यीकरण होगा? और सबसे जरूरी सवाल शायद भारत के लिए, हाँ बिल्कुल, कि इस पूरी बदलती हुई दुनिया में भारत की भूमिका क्या होगी? क्या हम एक शांति दूत के तौर पर उभरेंगे, या एक ऊर्जा केंद्र के रूप में, या फिर एक मजबूत तटस्थ शक्ति बनकर रहेंगे? ये वो सवाल हैं जिन पर आने वाले वक्त में लगातार नजर रखनी होगी और सोचना होगा। जी बिल्कुल, ये वो मुद्दे हैं जिन पर आगे भी चर्चा होती रहेगी।